बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर करीमनगर के इस बल्दिया के इलेक्शन के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। और मुझे यकीन है कि जिस जोश व खरोश के साथ आज आप सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला आपने फ़ैसला कर लिया है कि 11 तारीख़ के दिन इंशाअल्लाह ताला आपका एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशान पतंग पर लगेगा। मुझे यकीन है कि हम इंशाअल्लाह ताला करीमनगर में एक नई सियासी तारीख़ लिखने जा रहे हैं। यहाँ से आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 15 उम्मीदवारों को इस इलेक्शन में टिकट दिया है। वार्ड नंबर 1 से मोहतरमा आयशा फ़ातिमा, वार्ड नंबर 5 से आयशा फ़ातिमा, वार्ड नंबर 30 से कोमला राजेश्वरी साहिबा, वार्ड नंबर 31 से मोहम्मद आरिफ अहमद साहब, वार्ड नंबर 32 से मोहम्मद अब्बास समी साहब, वार्ड नंबर 33 से मोहतरमा जहरा बानो साहिबा, 34 से मोहम्मद ख्वाजा मज़हरुद्दीन, 37 से मोहम्मद अहमद मोहिउद्दीन, वार्ड नंबर 43 से खालसा साहब, 52 से अनमेला अनूशा साहिबा, वार्ड नंबर 54 से मोहतरमा तज़ीन फ़ातिमा साहिबा, वार्ड नंबर 59 से मोहतरमा सना फ़ातिमा साहिबा, वार्ड नंबर 60 से मोहतरमा नसीम सुल्ताना साहिबा, 61 डिवीज़न कश्मीर गड्ढा से मोहम्मद आतिफ साहब, 64 डिवीज़न से न्यू मुकरमपुरा मोहतरमा रुक़ैया फ़ातिमा साहिबा, वार्ड नंबर 65 से अज़मतपुरा से जनाब मोहसिन मोहिउद्दीन साहब। मैं साथ ही साथ आपके सामने ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि पेद्दापल्ली से भी हमारे मजलिस के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। वार्ड नंबर 25 से मोहतरमा शहनाज बेगम साहिबा, वार्ड नंबर 30 पेद्दापल्ली से मोहतरमा समीरा बेगम साहिबा और वार्ड नंबर 34 से श्रीवानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार है। मैं पेद्दापल्ली के तमाम राय दहिंदगान से भी अपील करता हूँ कि वो इन तीनों उम्मीदवारों को जो वार्ड नंबर 25, 30 और 34 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनको आप अपने वोट से कामयाब करें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे के शहनशीन बतशरीफ़ फरमा हमारे सदर जनाब सैयद ग़ुलाम अहमद हुसैन साहब, जनाब अब्बास समी साहब, औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए मोहतरम जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, मोहतरम जनाब ज़मीर ख़ादरी साहब, मोहतरम जनाब शेख अहमद साहब और सैयद मोइज़ुद्दीन ख़ादरी साहब, अनमला सुरेश साहब, बाबूजानी साहब, आतिफ अतीना टाउन कमेटी और वार्ड कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर करीमनगर में जितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन है, मैं उन तमाम का
खैर मुक़द्दम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो यहाँ पर आए हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि करीम नगर एक स्मार्ट सिटी के तौर पर मंजूर हुआ है, मगर यहाँ पर बहुत से काम नहीं हुए हैं, जैसे कि रोड, ड्रेनेज, पीने के पानी की अदम सरबराही और बरखी के मसला भी है। कई वार्ड्स में हेल्थ सेंटर और पार्क्स की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत के इलाक़ों में इस तरह की सहूलतें मुहैया नहीं की गई हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिवीज़न नंबर 5 में, डिवीज़न नंबर 34 में और डिवीज़न नंबर 15 में ख़ास तौर से सल्फ़ी नगर, विजय नगर, प्रियदर्शनी कॉलोनी जो पहले ग्राम पंचायत थे, यहाँ पर अब कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। बहुत से मसाइल हैं यहाँ पर, और एक कसीर आबादी मुस्लिम अक़लियत की यहाँ पर रहती है। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर डेवलपमेंट का काम ज़रूर करवाएगी। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कोविड के ज़माने में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खिदमत आवाम को मुफ्त दी गई थी, और फिर बिला लिहाज मज़हब मिल्लत करीम नगर दारुस्सलाम में आवाम के मसाइल हल किए जाते रहे। और साथ ही साथ जहाँ कहीं भी जुल्म और नाइंसाफ़ी होती है, वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़ौरन रहबरी और वहाँ पर क़यादत करने के लिए पहुँच जाती है। करीम नगर के रेकरती साले नगर में आप जानते हैं कि मुकामी एमएलए के कहने पर 25 घरों को रातों रात तोड़ दिया गया। मजलिस की नुमाइंदगी पर केस करके उन लोगों को जेल को भिजाया गया। करीम नगर द जगतियाल हाईवे मौजू पुडूर की मस्जिद रोड की तोसी के लिए डिमोलिशन करने की कोशिश की जा रही थी। करीम नगर के मजलिस के ज़िम्मेदारों ने उस मस्जिद को शहादत से बचाया, और ख़ास तौर से खल्ब शहर में जो ईदगाह है, रोड तोसी के नाम पर उसको तोड़ने की हमेशा कोशिश की जाती रही, और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस ने उसको नाकाम किया। रमज़ान के मुक़द्दस माह में जमात की जानिब से जेल के क़ैदियों को इफ्तार का अहतमाम किया गया, और जो क़ैदियों के पास चालान की इस्तात ना थी, मजलिस के ज़िम्मेदारों ने उनको जेल से रिहाई अमल में लेकर आई। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 43 डिवीज़न में मोमिनपुरा में सैयद मेराज की गली में रोड पर दीवार रहने की वजह से 50 ख़ानदान को मुश्किल हो रही है। इंशाअल्लाह ये मसला हल होगा, और इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह ताला दीवार को गिरा दिया जाएगा। कश्मीर गड्ढा रैतू बाज़ार मार्केट में आतिफ अतीना की नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट का काम हुआ, और भी जो काम हुए हैं मजलिस की तरफ से उसका ज़िक्र आपके सामने किया हूँ। यहाँ पर एक बच्ची को उस पर हमला किया गया था आरटीसी बस जगतियाल में 2023 में। जाफ़र हुसैन मेराज साहब से नुमाइंदगी की गई थी, और मजलिस की नुमाइंदगी पर जिस पुलिस के अहदेदार ने उस बच्ची पर हमला किया था, उस पर पुलिस ने ऑफिशियली कार्रवाई की। और फिर साथ ही साथ एक ऑटो ड्राइवर है, कैदी थे अहमद पाशा, उनको उनकी रिहाई अमल में लाई गई। मजलिस की जानिब से जो एथलीट्स थे उनको तहनीत देकर उनकी हौसला अफजाई की गई, जैसा मोहम्मद आमिर बॉडी बिल्डर है और एक हैंडीकैप क्रिकेट प्लेयर है। और आप साथ ही साथ ये जानते हैं कि ब्लड डोनेशन का कैंप यहाँ पर किया जाता है। और फिर एक नाला है जो बरसात के मौसम में मुकरमपुरा वार्ड नंबर 59 और कश्मीर गड्ढा में
उसको भी वो नाले का काम वहाँ पर हो चुका है। और साथ ही साथ अब जो काम होना बाकी है, जो 20 एकड़ ज़मीन ईदगाह की ज़रूरत है, एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला जाएगा। बेरोज़गार नौजवानों के लिए जिस तरह नामपल्ली के एमएलए माजिद हुसैन और याकूतपुरा के एमएलए जॉब मिला लगाते, उसका इनेकाद अमल में लाया जाएगा। हज हाउस करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए और हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हॉल बनाया जाएगा। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करवाए हैं। और फिर काबिल लोगों को भी टिकट दिया गया, पढ़े लिखे लोगों को। वार्ड नंबर 60 के सैयद इब्राहिम एडवोकेट हैं। ताज़ीन फ़ातिमा साहिबा बीटेक कंप्यूटर साइंस में डिग्री है उनके पास, और वार्ड नंबर 54 अशोक नगर से मुकाबला कर रही हैं। कहकशां अब्दुल्ला जो वार्ड नंबर 43 से लड़ रहे हैं, वो ग्रेजुएट हैं। तो ये एक सरसरी रिपोर्ट मुझे आपको कहना था। अब आ जाइए असल गुफ्तगू पे। ये हाँ, गेम बदल देंगे। मैं यहाँ करीमनगर में खड़े होकर करीमनगर के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मरकजी वजीर भी हैं, और बीजेपी और आरएसएस के लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूं, आप सुबह शाम अपनी घर में जो रूह से ज़्यादा मुझे याद करते हैं, शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप याद करिए, क्योंकि आपको मुझसे मोहब्बत है, मुझे आपसे नहीं है। मेरा सवाल इनसे ये है, अब एमपी साहब को तो समझ में नहीं आता होगा, एक वाइट हाउस जहां पर अमेरिका का सदर रहता है, उसका एक इंटरनेट पे अवेलेबल है जिसमें लिखा हुआ है मॉडिफाइंग ड्यूटीज टू एड्रेस थ्रेट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन। ये जो है 6 फरवरी 2026 को अमेरिका ने रिलीज किया। इसमें जो है सेक्शन 4 है। मैं बीजेपी, आरएसएस और वजीर आज़म से पूछना चाह रहा हूँ, सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि अगर इंडिया, इसमें लिखा हुआ है, उसका पैराग्राफ नंबर है 5वां, वेदर इंडिया रिज्यूम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोर्टिंग रशियन फेडरेशन ऑयल as defined in section 7 of the executive order 14329, if the Secretary of Commerce finds that India has resumed directly or indirectly importing Russian Federation oil, the Secretary of State, in consultation with Secretary of Treasury, Commerce, Homeland Security, U.S. Trade Representative, Assistant to the President of National Security Affairs, Assistant to the President for Economic Policy, ये सब लिख के बोले कि shall recommend whether to what extent I should take additional action as to India, including whether I should reimpose the additional ad valorem rate of duty of 25% on imports of articles of India. ट्रम्प ये बोल रहे कि अगर इंडिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से ऑयल लेगा तो ट्रम्प हम पर दोबारा 25% टैरिफ आयद कर देगा। मैं यहाँ के एमपी साहब, क्योंकि मरकजी वजीर हैं, वो भी शायद सुन रहे होंगे, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि भारत का पेट्रोलियम मिनिस्टर ट्रम्प है या हरदीप सिंह पुरी है? अगर कोई अमेरिका का सदर गोरी चमड़ी
वहां बैठकर हमको बोल रहा है कि तुम अगर रशिया का तेल लिए तो मैं 25 पर reimpose the additional ad valorem rate of duty of 25% on imports of articles of India। अब ये ट्रम्प धमकी दे रहा है, आप मेरे को गाली देते दो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, मगर ये बताओ कि क्या ये बीजेपी आरएसएस का राष्ट्रवाद है? ये तुम्हारी देशभक्ति है कि ट्रम्प वहां बैठ के हमको धमकी दे रहा कि अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से ऑयल लेंगे तो 25% एड वॉलरम रेट ऑफ ड्यूटी आयद कर दी जाएगी। आप देखिए आजकल एक नया पेट्रोल का कंपनी आ गई, नयारा नाम है उसका, नयारा। देखिए आप लोग, वो नयारा पूरी रशियन कंट्रोल्ड है। अब वो बेचारे को एजेंसी ले रहे हो उसकी, एक का मैं भी इफ्तिताह करके आया हैदराबाद में। अब नयारा कंपनी रशियन है, अगर वो तेल लेकर आएगी भारत को तो ट्रम्प बोल रहा मैं टैरिफ लगा दूंगा। अब बीजेपी वाले बताओ, ये देशभक्ति तुम्हारी कब जागेगी? एक गोरी चमड़ी वाला बोल रहा है कि तेल किससे खरीदना, किससे नहीं खरीदना। हम नहीं खरीद रहे रशिया से या कम कर दिए, इसका फायदा पूरा चीन को हो रहा। सस्ता तेल चीन उठा ले रहा पूरा। ये तुम्हारी देशभक्ति है? तुम समझ रहे हमको नहीं मालूम होता है? चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, जिस्म पे शेरवानी, तो सबके लिए परेशानी है, याद रखो। अब बोलो आप, मैं करीमनगर की आवाम को बोल रहा हूं कि ये ऐसा यूनियन मिनिस्टर है जो ट्रम्प से डरता मगर ओवैसी को रोज गाली देता। मैं तो भारत का नागरिक हूं, इन्हों खाली ट्रम्प को नहीं बोल सकते, सबको बोल सकते। अब ये इस पे बता दो आप। अब दूसरा इनके ऊपर एक और सवाल, इन्हों नहीं समझते, मेरे को मालूम इनके ऊपर से जा रहा, और जान दो, छोड़ दो उसको। हमारा सवाल बीजेपी आरएसएस से है। मोदी गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया बोलती है, क्यों बोलती? टैरिफ प्रोटेक्शन होना। आपने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू किए, आपने लाखों करोड़ रुपए पब्लिक के इस्तेमाल किए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए। अब गवर्नमेंट अमेरिका से एग्री कर रही है कि हम टैरिफ कम कर देंगे, तो यूएस के, अमेरिका के इंडस्ट्रियल गुड्स यहां आएंगे, तो जो पीएलआई में जो आपके बैक सेक्टर्स है उनका क्या होगा? फिर ये सब्सिडाइज्ड यूएस से आएंगे। तो एक बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको नहीं बचा पाएंगे, ना इसमें कोई सनसेट क्लॉज है, ना सीक्वेंसिंग है जो आपने ट्रेड एग्रीमेंट किया। तो फिर आप ही, ये मोदी सरकार, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कहेंगे आत्मनिर्भर भारत, ये सब खत्म हो जाएगा। पीएलआई कहां रहेगा? ये दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल ये है कि मोदी बोल दिए हैं ट्रम्प को कि हम $550 बिलियन का ट्रेड करेंगे। इंटेंड यानी हमारा इरादा है। फिर अगर आप ये इरादा कर रहे हैं तो फिर ये तो बताओ कि अगर किसानों का प्रोटेक्शन क्या होगा? यहां की एग्रीकल्चर मार्केट का क्या होगा? चौथा सवाल ये है, यहां से सामान जाएगा तो 18%, वहां से आएगा तो व्हाइट हाउस की जो मीडिया की एडवाइजर है या जो भी बोलिए स्पोक्स पर्सन है, वो कह रही है कि इंडिया विल रिड्यूस इट टू 0%। यानी मैं भी जाऊंगा तो 18%, वहां से आएगा तो 0। ये इस पे आप बता दो। पांचवा सवाल मेरा ये है कि एक रिटायर्ड आर्मी चीफ ने
अपनी किताब लिखी। किताब में उन्होंने ये लिखा कि चीन की फौज लद्दाख में आ गई। मैं वजीर आजम मोदी को बोला, होम मिनिस्टर को बोला, एनएसए को बोला, वजीर दिफा राजनाथ सिंह को बोला कि बोलो क्या करना है। माने उस हमारी जो पेट्रोलिंग पॉइंट है वहां पर आ गई चीन की फौज। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे के ऊपर हो गया। ये मैं नहीं, आर्मी चीफ लिख रहे, कैरावान मैगजीन ने उसको छापा, उस किताब के इख्तिसाबात को। तो काफी देर के बाद डिफेंस मिनिस्टर ने फोन करके उनको बताया, आर्मी चीफ को, कि जो उचित आप समझते हैं वो करिए। अगर मेरे घर के अंदर फर्ज करिए कोई बीजेपी वालों का घर है, लैंड ग्रैबर उसमें घुस गए, तो उन्होंने हैदराबाद में पार्टी प्रेसिडेंट को पूछते क्या करूं क्या करूं क्या करूं, पूछते क्या बोलो आप। और अगर वहां का पार्टी प्रेसिडेंट बोला जो उचित है वो करो, बोलते उन्हें बोलता अरे मैं क्या करूं रे भाई। आर्मी को आप डायरेक्शन नहीं दिए, आर्मी का चीफ पूछ रहा है, जनरल साहब पूछ रहे हैं, जो उचित है वो करो। ये राष्ट्रवाद है आपका, ये देशभक्ति है आपकी। और फिर एक और सवाल मेरा, गलवान में हमारे 20 सिपाही मारे गए। संतोष बाबू लेफ्टिनेंट कर्नल है सूर्यापेट के, बाद में बहादुरी का सिविलियन अवार्ड दिया गया उनको। 20 भारत के सिपाही मारे गए। बुरी तरह चीनी फौज ने हमारे सिपाहियों पे हमला किया था। उससे पहले क्या हुआ था उसका सवाल दो। 1 महीने तक चीन 2 टेंट डालकर हमारे इलाके में क्यों बैठा हुआ था? तुम सो रहे थे। 2 महीने तक हमारे पेट्रोलिंग इलाके में चीन टेंट डाल के बैठा हुआ था। बोलो बीजेपी वालों, मेरे सवाल का जवाब दो। चीन फौज घुस के बैठी हुई थी। संतोष बाबू को यह काम दिया गया था कि निकालो टेंट को, हटाओ वहां से। तुम क्या कर रहे थे? कौन जिम्मेदार है उसका? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोई जवाब नहीं आएगा, सन्नाटा है। बीजेपी, आरएसएस, हमारी मरकजी हुकूमत चीन के खिलाफ एक बात बोलने से घबराती है और फिर बफर जोन बना दिए। अब बफर जोन क्या है बताता हूं मैं आपको। ये यहां बच्चे खड़े हुए हैं, यहां अपनी आर्मी खड़ी हुई है, समझो मिसाल के तौर पर। इधर चीन खड़ा हुआ है। अब चीन क्या किया, उन वहां तक पेट्रोलिंग करते, हम यहां तक करते। चीन क्या किया, वहां से निकल के यहां तक आ गया और आके अपना टेंट लगा दिया। मोदी क्या बोले, ठीक है आपसे हम अब एग्रीमेंट कर लेते। क्या करते? बफर जोन बनाएंगे। तो चीन क्या बोला, बफर जोन वो होगा जहां पर हम हैं वहां से 5 किलोमीटर तक बफर जोन। यानी आप यहां तक आ गए उन्हों हमारे इलाके में, अब इन्हों बोल रहे बस ये बफर जोन है। अरे वहां जाना ना उन्हें, नहीं आप जमीन दे दिए। ये मोहब्बत है भारत से आपको। आपने चीन के परसेप्शन ऑफ एलएसी को अपना लिया। जवाब दो मिनिस्टर साहब, तुम गाली दे सकते वही जानता हूं मैं, जाकर पूछो तुम्हारी सरकार से। एक और सवाल, ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ओबीसीओं के बहुत बड़े नेता हैं। पार्लियामेंट में मोदी जी खड़े होकर सच्ची छाती को 3 बार मारे, मैं सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता हूं। चलो मान लिए थोड़ी देर के लिए। अब मैं मुनूर कापू लोगों से पूछ रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ पद्मशाली लोगों से पूछ रहा हूं, आप हमको यह बता दो कि यूजीसी का रेगुलेशन निकला कि कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में
अगर किसी बैकवर्ड क्लास के लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को और अक़लियतों को, इनके किसी स्टूडेंट को तंग किया जाएगा तो फिर उनके खिलाफ ये होगा। उसके खिलाफ आलाजाद के लोगों ने पूरे मुल्क में तूफान खड़ा करने की कोशिश की। टीवी चैनल पर जो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जो एंकर बैठते ना, उसमें कोई दलित नहीं है, सब के सब आलाजाद के हैं। उन्होंने भी शुरू कर दिए। मसला सुप्रीम कोर्ट को गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस रेगुलेशन पर स्टे दे दिया। अरे तुम बैकवर्ड क्लास के नेता हो ना नरेंद्र मोदी, आप ही का रेगुलेशन, आप उसको सुप्रीम कोर्ट में रोक नहीं पाए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। सारी दुनिया जानती है कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में तासुब किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है बैकवर्ड क्लास से, दलितों से, माइनॉरिटी से, आदिवासी से। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की मौत क्यों हुई? यह महाराष्ट्र से हमारे कायदीन आए। पायल ताडवी एक मुस्लिम आदिवासी डॉक्टर थी, उसकी मौत क्यों हुई? अरे तुम इतनी मोहब्बत करते बैकवर्ड क्लास से तो तुम्हारा रेगुलेशन को स्टे नहीं होना चाहिए था, उस पर स्टे हो गया। बताओ उस पर क्या जवाब दोगे? मैं यहां के एमपी से जो होम मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं उनसे पूछ रहा हूं, ट्रंप ने वेनेजुएला में घुस के वहां के प्रेसिडेंट को किडनैप करके अमेरिका लेके चला गया और न्यूयॉर्क में उस पर केस चल रहा है टेररिज्म का। क्या नरेंद्र मोदी की हुकूमत पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद को गोद में उठाकर लाकर जैशे मोहम्मद के उस छोटे टेररिस्ट को, जिसको बीजेपी ने ले जाकर अफगानिस्तान में छोड़ा था, इनको लाएगी भारत को ताकि यहां पर उनको सजा दी जा सके? अगर ट्रंप वेनेजुएला में घुसकर मदुरो को उठा सकता है तो क्या हम में इतनी ताकत नहीं है? मोदी जी, आपका तो 56 इंच का सीना है और आपका तो मंत्री रोज मुझे गाली देता है, इसको भी साथ भिजा दो, लेके आओ हाफिज सईद को, उस जैशे मोहम्मद के टेररिस्ट को लाओ। क्यों लाओ? क्योंकि आप लोग नहीं जानते होंगे, नौजवान लोग, जिस वीटी स्टेशन पर, उस वक्त वीटी स्टेशन था, अजमल कसब जो पाकिस्तान से आया था, उसने रेलवे स्टेशन पर अंधाधुन फायरिंग करके मासूम लोगों का कत्ल किया। उसमें एक निजामाबाद की बच्ची थी, शादी होके शायद 4 महीने हुए थे, हाथ की मेहंदी उसकी नहीं खत्म हुई थी, वो बच्ची वहीं पर शहीद हो गई। उसके वालिद को पैर में गोली लगी। अगर तुमको इतनी मोहब्बत है ना तो लेकर आओ वो तमाम हाफिज सईद को, लश्कर तैयबा के तमाम जिम्मेदारों को, ताकि निशान इबरत हम बना सके उन जालिमों को जो हमेशा भारत में आतंकवाद करते हैं। ये सवालों का जवाब एमपी साहब आप दे दो या आपकी पार्टी को बोलो जवाब दो। अगर जवाब नहीं दे सकते तो 11 तारीख तक खामोश बैठो घर में। तुम फिर बोलेंगे, जबान फिर खोलूंगा मैं, जबान फिर खोलूंगा, बहुत बोल सकता हूं मैं। और भारत की लोकसभा में मोदी आके जवाब ही नहीं दिए, राज्यसभा में जवाब दे रहे। ये हमारा देश नौजवान देश है 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है। आपने क्या नौकरी दी इन गरीब बच्चों को? बताओ। तुम एक नौकरी नहीं दे पा रहे हो। तुम ट्रंप से डर रहे हो, तुम चाइना से डर रहे हो, तुम तेल किससे खरीदना बोल रहे। अब एक वक्त आएगा ट्रंप बोलेगा, ए सुबह का सौदा यहां से जाके खरीद ले। बताओ आप क्या होने वाला है इस देश में। तो बीजेपी इन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती। और आप मेरे को बताओ, ओडिशा में बीजेपी की सरकार एक ईसाई पादरी को दिसंबर में पीटा गया, मारा गया,
उसके मुंह में गोबर डाल दिया गया, सर पर सिंदूर लगाया गया, गले में जूतों का हार डालकर उसको फिराया गया। यह सबका साथ सबका विकास है और तुम होम मिनिस्टर के मिनिस्टर हो। मुंह खोलो, नहीं खोलेंगे। मकानदार मोहम्मद ओडिशा में बालासोर में एक बच्चे को गाड़ी से उतारकर पीट पीट कर उसको मार दिए। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार, मस्जिद को जलाने की कोशिश की गई, घरों को जला दिया गया। क्या चंदे के ऊपर झगड़ा बहाना। आसाम का चीफ मिनिस्टर है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे ओथ लिया। ओथ लेने के बाद बोलता है अगर मियां के ऑटो में गए 5 रुपए किराया हुआ तो 4 रुपए दो। अरे तुम 1 रुपए के लिए, 1 रुपए के लिए तुम इतनी नफरत करते हो मियां से। तरकारी की कीमत बढ़ी, मियां जिम्मेदार। वोट डालना है मियां को तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। ये तुम कर रहे हो। ये क्या भारत का राष्ट्रवाद है तुम्हारा? ये तुम्हारी देशभक्ति है? तुम देश को क्या करना चाहते हो देख लो तुम लोग। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह है बीजेपी का चेहरा। अरे बोलने जाऊंगा तो बहुत बोल सकता हूं, मगर सिर्फ बोल के छोड़ के जा रहा हूं। इस सवाल का जवाब दे दो आप। तो करीमनगर में हमको और आपको 11 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पिछले बार जब मजलिस के उम्मीदवार कामयाब हुए थे, उनसे वादा लिया गया था कि अगर आइंदा टिकट नहीं दिया जाएगा तो आप लोग मजलिस का काम करेंगे। आपने वादे को नहीं निभाया। क्या 4 लोग, 3 लोग चले गए, जाके गुलाबी खंडवा गले में डाल लिए। अब आप हमको बताओ, मजलिस से मोहब्बत अगर देखना है ना आपको, यही बताता हूं मैं आपको। जमीर कादरी साहब जरा खड़े हो जाओ, शेख अहमद खड़े हो जाओ, रफीक चीता खड़े हो जाओ। ये तीनों औरंगाबाद के कॉरपोरेटर थे। जमीर कादरी साहब कितने 10 करोड़ का शादी खाना बना रहे आप? 24 करोड़ का शादी खाना बना रहे। शेख अहमद हमारे महाराष्ट्र के कितने जिलों के इंचार्ज थे आप? तकरीबन महाराष्ट्र के बड़े बड़े जिम्मेदार थे। चीता है, नहीं आपने काम के, टिकट नहीं मिला इनको, यहां खड़े हुए देखो। औरंगाबाद का, करीमनगर का, ये बोलते मजलिस से मोहब्बत, इसको बोलते वफादारी। पूरा इलेक्शन काम किए तीनों। बैठिए पूरा इलेक्शन काम किया औरंगाबाद में। 33 कॉरपोरेटर मजलिस के कामयाब हुए। मेरे भाई, जो लोग छोड़ के चले गए ना, मैं आज भी कह रहा हूं, ये हरकत मत करो। 11 तारीख को इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद दुनिया तुमको करीमनगर की बोलेगी तेरा क्या हुआ क्या लिया। और फिर ये टीआरएस का एमएलए यहां पर जीता मजलिस की खैरात से। कितने वोट से जीता अहमद? क्या बोला था नतीजा निकलने के बाद तुम्हारे को आके? जिंदगी तमाम अहमद भाई, मजलिस का एहसान नहीं भूल सकता। तुम लोग बचा लिए मेरे को। अब वही एमएलए 15 अपने कॉरपोरेटरों को बीजेपी में भिजा दिया। और फिर हमारी एक उम्मीदवार साहिबा हैं आयशा फातिमा के खिलाफ, कौन सा वार्ड है उनका? 5 नंबर वार्ड से हमारी उम्मीदवार साहिबा आयशा फातिमा है। उनके खिलाफ उनके सगे भाई को खड़ा कर दिया, इंडिपेंडेंट। अरे एमएलए, तेरी पार्टी में तेरे लीडर केटीआर का अपनी बहन से झगड़ा है, तू वही समझ रहा क्या करीमनगर में? तू घरों में आग लगाने को आया यहां पर? अरे तेरे लीडर को बोल, वो बच्ची को जाके बोल, दोनों मिल लो बोल के।
मगर लड़ रहे वहां पे, गुस्सा यहां पे निकाल रहे। ये इनकी जहनियत है। एक बहन खड़ी हुई है तो भाई को इंडिपेंडेंट खड़ा कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, मगर खैर कोई बात नहीं। मुझे यकीन है कि इस इलेक्शन के बाद तुम मामू को छोड़कर बीजेपी में जाके गोद में बैठने वाले हो। टीआरएस को अगर कोई वोट पड़ेगा करीमनगर में तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप ऐसे उम्मीदवारों को वोट मत दीजिए, अपने वोट को जाय होने से बचाइए। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए, हमारी लीडरशिप को मजबूत करिए। याद रखिए, जब तक जमहूरी तरीके से हम अपनी सियासी लीडरशिप को मजबूत नहीं करेंगे, ये लोग हम पे नाइंसाफी करते रहेंगे। जहां लीडरशिप होगी वहां पर कोई आपका नुमाइंदा जाकर लड़ेगा आपके लिए, आपके बल्दी मसाइल को हल करवाएगा, रोड के मसाइल को, ड्रेन के मसाइल को, डेवलपमेंट के काम को हल करवाएगा। अब कोई बोलेगा नहीं रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी है तो भी मजलिस के 7 एमएलए है। अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने एक असेंबली हलके में 290 करोड़ की सीवेज लाइन मंजूर करवाई। रूलिंग पार्टी में हम नहीं हैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मिरालम के ऊपर ब्रिज आ रहा है, 230 करोड़ का काम करवाना पड़ता है और काम होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप अपना एक एक वोट जाय होने से बचाइए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना वोट देकर अपने सियासी शऊर को और अपनी पार्टी को कामयाब करिए। डर से क्यों है, तकलीफ क्यों होती है? ये नहीं चाहते कि मजलिस के लोग जब लीडर बन जाएंगे, अवाम के वोटों से कायद बनेंगे, तो ये डरते हैं कि कहीं ये लोग इनके अज़ाइम के नापाक अज़ाइम को ये लोग उसमें उनको नाकाम कर देंगे। इंशाअल्लाह तुम नाकाम होगे, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला। करीमनगर में मजलिस के उम्मीदवार कामयाब होंगे। यहां पर इंशाअल्लाह डेवलपमेंट के काम होंगे और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि यहां पर हर 2 महीने में एक मर्तबा यासिर अरफात को आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, मजलिस के तंजीम को मजबूत करने के मसाइल को जानना पड़ेगा और यहां के जो मसाइल हैं उसको देखकर आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। ये मजलिस के मुखालिफीन बड़े परेशान हैं कि बिहार में समझे थे कि बिहार में मजलिस को रोक देंगे, मगर मजलिस वहां पर कामयाब हो गई। अखिलेश यादव अपने 5-5, 6-6 एमपी को भिजाए, जाओ जाके सीमांचल में मजलिस की कामयाबी को रोको। जितना झूठ इल्जामात लगा सकते थे लगाए, मगर नतीजा क्या निकला? 0 निकला। मजलिस कामयाब हो गई। यहां पर इतनी बड़ी तादाद में हमारी मां और बहनें मौजूद हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बिहार में मजलिस 5 एमएलए जीती और बिहार में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि ऐसे 5 असेंबली के हलके थे जहां पर वहां की खवातीन ने अपने 90% वोटों को इस्तेमाल किया। वोटर लिस्ट में 100 नाम है तो 90 वोट डाले और 3 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीती। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप आगे बढ़कर आप अपने आप को कामयाब करिए। मजलिस की कामयाबी होगी। महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ तो सब बोले नहीं कुछ नहीं होगा, औरंगाबाद में फुला होगा, औरंगाबाद में ये होगा। मीडिया वाले मेरे को ही बोले औरंगाबाद में क्या होगा, मैंने कहा औरंगाबाद में नान खलिया होगा। नान खलिया खाए कभी खाए? वो गाढ़ा रहता बड़े का, एक टाइम खाए तो 12 घंटे तक पेट फुल रहता। हम बोले नान खलिया होगा। 33 जीत गए, 33 जीत गए। मुंबई में गए, वहां पर अखिलेश यादव का खर्जा उतारना था।
अतीक हमारा बच्चा 8 कारपोरेटर हैं शिवाजी मानखुर्द में, 6 मंजलिस जीत गई। परेशान एक दलित जीता 8 कारपोरेटर मुंबई में, और मंजलिस ने किसको लीडर बनाया? अपनी पार्टी का मुंबई के बल्दिया में उबाले साहब को, दलित हैं वो, उनको बनाया। मालेगांव में 21, अमरावती में, अकोला में, धुलिया में, नांदेड़ में, नागपुर में मजलिस के 6 कारपोरेटर जीत कर मोहन भगवत को बताए, देखो हरा झंडा। 6 जीते। अब इस पे सब परेशान, सेकुलर, कम्युनल, ये क्या हो रहा है? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदबन गुजारिश है कि आप 11 तारीख के दिन अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करके मजलिस के पूरे उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए। ये जितने आजाद है, ये जितने गाड़ी में बैठ के आ रहे, गाड़ी वालों की टायर पंक्चर हो चुकी है, फिल वक्त नहीं चल रही। ये सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताकर अपनी बात को खत्म करूंगा, बड़ी जरूरी बात है, सुनिए। अप्रैल के महीने में या मार्च के महीने में एसआईआर होगा तेलंगाना में। मैं करीमनगर के मसाजिद के जिम्मेदारों से, उलमाए किराम से, मुफ्तियों से, मशाखीन उज़्ज़ाम से, कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूं कि हर जुमे की खुतबे से पहले वो एसआईआर की अहमियत पर लोगों को बताए। 2002 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट से मैपिंग करवाए। प्रोजनी सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, ये सब हमको तैयार रखना है। बीजेपी एनपीआर एनआरसी के जरिए नहीं, बल्कि एसआईआर के जरिए भारत के मुसलमानों को परेशान करना चाहती है। और आज आपको मैं कह रहा हूं खुलकर, 11 तारीख के दिन जिसका नाम वोटर लिस्ट में, हाथ उठाओ, यहां भी उठाओ। अब आपको वोट डालेंगे तो सबूत होगा ना, वोट डालेंगे तो सबूत होगा। तो ये आपको 11 तारीख के दिन उस वोटर लिस्ट का इस्तेमाल करना है, वोट डालना है। वो वोटर लिस्ट भी 24 के पार्लियामेंट की वोटर लिस्ट से बनाई गई है। तो याद रखिए, अगर हम जरा से भी कोताही करेंगे तो गोवा में एक साबिका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया कि आप कागजात लाके दो, क्या तुम भारत के नागरिक हो। नेवी का एक सबसे बड़ा रिटायर्ड ओहदेदार, उसको नोटिस चले गई, बताओ कागज लाके दो। याद रखो, एसआईआर बीजेपी एनपीआर एनआरसी के जरिए नहीं, एसआईआर के जरिए संघ परिवार मुसलमानों को परेशान करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में फॉर्म 7 डाला गया ताकि मुसलमानों के नाम को डिलीट कर दिया जाए। आपको यह इसलिए कह रहा हूं कि आप बाखबर रहें। हमको सबको मिलकर काम करना है। करीमनगर का एक भी वोटर, जेन्युइन वोटर जो है, उसका नाम नहीं मिस होना है। आप सब लोग मेहनत करेंगे ना एसआईआर के लिए। एसआईआर याद रखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको आसान मत समझिए। हमको चौकस रहना है, मीटिंगें करना है, 2002 की वोटर लिस्ट लेना है। मैं दूंगा अहमद को, मजलिस की तरफ से भी रहबरी की जाएगी। तो आपको इस वोटर लिस्ट में अपने वोट का इस्तेमाल करो, दबा के वोट डालो। पोलिंग बूथ के अंदर जाके आपको मिलेगा बैलेट पेपर, बैलेट पेपर पर पतंग के निशान पर मोहर लगाइए और फिर उसको मोड़ के अंदर डालिए और पार्टी को कामयाब करो। ये सब हम लोग हैं, कल नहीं रहेंगे। मजलिस को बाकी रखना है, शख्सियत को बाकी रखना नहीं है। हम पानी इस मिट्टी में चले जाएंगे जो सबको जाना है, हमारी हड्डियां गल जाएंगी, मगर याद रखो, हमको इत्मीनान उसी वक्त मिलेगा जब जमात आबाद और शादाब रहेगी। ये जमात मजलूमों को अपना लीडर बनाना चाहती है। ये जमात
जालिमों से पंजा आजमाई करना चाहती है। ये जमात फिरका परस्त ताकतों को हराना चाहती है। ये जमात इबादत गाहों को हिफाजत चाहती है। ये जमात शायर इस्लाम की हिफाजत की पाबंद है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि वोट का इस्तेमाल करो, एक एक वोट का इस्तेमाल करो। जवाब दो गद्दारों को, पतंग के निशान पर मोहर लगाओ, पतंग के निशान पर मोहर लगाओ। जवाब दो जालिमों को जो हम पर तनकीद करते हैं, झूठे इल्जामात लगाते हैं। जवाब दो उन लोगों को जो वक्फ का काला कानून बनाकर हमारी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं। जवाब दो उन लोगों को अपने इत्तेहाद से कि जो हमारे वोटों को डिवाइड करना चाहते हैं। क्या आप 11 तारीख के दिन मजलिस को कामयाब करेंगे? तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर। और अपनी सेलफोन की लाइट खोलो, पूरे लाइट खोलो। उनकी दिमाग की बत्ती जलना जरूरी है। पूरे खोलो, पूरे खोलिए। तो 11 तारीख के दिन MIM पार्टी जिंदाबाद। पतंग को। और 11 तारीख को क्या करेंगे हम लोग? 11 तारीख को पूरा गेम बदल देना है, पूरा गेम। सलाम अलैकुम।